हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विश्व के कृषि प्रदेश। तो सर्वप्रथम 1936 में विटलसी ने विश्व के कृषि प्रदेशों का सीमांकन कार्य किया था और कृषि प्रदेशों में विश्व को विभाजित किया था। तो उन्होंने सीमांकन का आधार क्या लिया था? फसलों और पशुओं का सहचर्य, कृषि की उत्पादन विधि, पूंजी, श्रम एवं संगठनात्मक तत्व, कृषि उत्पादों का उपयोग, कृषि उपकरण एवं जीवन यापन पद्धति। ये 5 उन्होंने क्या लिए थे? सीमांकन के आधार। अब कृषि के लिए सीमांकन जो है वो कैसे लिया जाएगा? जो कृषि प्रदेश हैं उसके सीमांकन के लिए वे तत्व आधार माने जाते हैं जिससे कृषि की समरूपता एवं संबद्धता की प्रादेशिक भिन्नता को समझने में सहायता मिल सके, अर्थात जो कृषि प्रदेशों के उद्भव, विकास और कार्यशीलता को प्रकट करता है। तो अब हम देखेंगे विटलसी ने जो 5 आधार लिए थे उसके बारे में पहले हम देखेंगे, जिसमें पहला क्या है? फसलों और पशुओं का सहचर्य। कृषि का तात्पर्य फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन से भी है, क्योंकि दोनों ही भूमि पर एवं मिट्टी की उत्पादन शक्ति पर निर्भर हैं तथा कृषि के लिए दोनों में पारस्परिक संबंध रहता है। भूमि के अनुकूलतम उपयोग के लिए फसलों तथा पशुओं का सहचर्य आवश्यक होता है। अलग अलग क्षेत्रों में यह सहचर्य भिन्न भिन्न प्रकार से मिलता है, जो कृषि की दशाओं की प्रादेशिक भिन्नताओं को दर्शाता है। इसके बाद दूसरा है कृषि की उत्पादन विधि। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कृषि उत्पादन विधियों की विविधता के फलस्वरूप भी कृषि दशाओं की प्रादेशिक समानता एवं संबद्धता मिलती है। उदाहरण स्वरूप किसी क्षेत्र में कृषि के उत्पादन में पारंपरिक विधियां जैसे पशुओं और हल आदि का प्रयुक्त होती हैं, तो किसी क्षेत्र में आधुनिक मशीनों जैसे ट्रैक्टर आदि का प्रयोग होता है। किन्हीं क्षेत्रों में फसल उत्पादन सिंचाई पर आधारित होता है, तो किन्हीं क्षेत्रों में बिना सिंचाई के कृषि संभव है। अब जो सीमांकन के लिए तीसरा आधार लिया गया है वो है पूंजी, श्रम और संगठनात्मक तत्व। तो विश्व के विभिन्न प्रदेशों में पूंजी की उपलब्धता एक सी नहीं होती। कहीं पूंजी अधिक लगती है और कहीं कम। कहीं पूंजी अधिक लगाई जाती है और कहीं कम लगाई जाती है। इसी प्रकार कहीं मशीनों की सहायता से कृषि का विकास हुआ है और कहीं पुराने तरीकों से बिना अधिक खर्च किए प्राचीन खेती या श्रम प्रधान खेती की जाती है। अब चौथा आधार लिया गया है कृषि उत्पादों का उपयोग। कृषि के द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे भरण पोषण के लिए खाद्यान्न और व्यापारिक हित के पदार्थ। वस्तुतः कृषि के दो मुख्य लक्ष्य हैं, जिसमें से पहला है भोजन का उत्पादन और दूसरा व्यवसाय के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति। इस प्रकार कहीं निर्वाह कृषि और कहीं व्यापारिक कृषि विकसित हो गई। निर्वाह कृषि के अंतर्गत आवश्यकता हेतु अनेक फसलों जैसे खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, सब्जी व फल आदि का उत्पादन होता है। व्यापारिक कृषि के अंतर्गत कपास, रबर, गन्ना, चाय, कहवा आदि तथा पशु फार्मिंग की जाती है। इनसे विभिन्न प्रकार के कृषि प्रदेशों का निर्माण होता है। और पांचवा आधार लिया गया है कृषि उपकरण एवं जीवन यापन पद्धति। कृषि उपकरण में प्रयुक्त यंत्र, उपकरण तथा आवास संबंधी दशाओं से विभिन्न क्षेत्रों में कृषि भूदृश्य का पता चलता है, जो कृषि दशाओं की संबद्धता का सर्वोत्तम द्योतक है। तो अब हम देखेंगे विटलसी ने जो विश्व को कृषि प्रदेशों में बांटा था, तो कितने कृषि प्रदेश थे? टोटल 13 कृषि प्रदेशों में उन्होंने बांटा था। तो इसको हम लाइन से पढ़ेंगे। तो ये जो 13 कृषि प्रदेश हैं तो वो कौन कौन से हैं उसको हम पहले देख लेते हैं। इसके अंतर्गत है चलवासी पशुचारण प्रदेश, दूसरा है व्यापारिक पशुपालन प्रदेश, फिर है स्थानांतरण कृषि प्रदेश, फिर प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश, उसके बाद पांचवा है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, छठवा है चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, और सातवां है व्यापारिक बागाती कृषि प्रदेश, आठवां है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, नौवां है व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश, 10वां है व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, 11वां है निर्वाह फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, और 12वां है
व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश और अंतिम है विशिष्ट बागाती कृषि। तो विटलसी द्वारा किए गए उपरोक्त कृषि प्रदेशों के विभाजन की कुछ आलोचनाएं भी हुई। आलोचकों के अनुसार विटलसी के कृषि प्रदेशों का विभाजन वस्तुगत विश्लेषण पर आधारित न होकर केवल व्यक्तिगत विवेक पर आधारित है, अतः उनके कृषि प्रदेशों की सीमा रेखाएं मनमानी हो सकती हैं। वस्तुगत विश्लेषण के लिए ऐसे आधार तत्वों को माना जाना चाहिए जिनका सांख्यिकी विश्लेषण संभव हो, परंतु विटलसी ने जो आधार तत्व चुने हैं उनका सांख्यिकी विश्लेषण संभव नहीं है। इस संबंध में हेलबर्न ने अपना विचार प्रस्तुत करके कृषि प्रदेशों के विभाजन हेतु 11 आधार तत्वों को लिया है। तो उन्होंने जो आधार तत्व लिए हैं वो विटलसी के आधार तत्वों से अधिक भिन्न नहीं हैं। विटलसी के प्रदेश विस्तृत प्रदेश हैं और उनमें छोटे तत्व ध्यान में नहीं रखे गए हैं। इसको उन्होंने स्वीकार भी किया है। विटलसी के विभाजन के प्रति दूसरी आलोचना यह है कि उन्होंने अपने विभाजन में कृषि उत्पादन और उत्पादन विधि पर अधिक बल दिया है, परंतु उन्होंने कृषि संगठन व्यवस्था को ध्यान में नहीं रखा है। विटलसी के विभाजन का एक प्रमुख गुण यह है कि उनके वर्णित प्रदेश आर्थिक विकास से संबद्ध हैं। आर्थिक विकास की निरंतर प्रक्रिया में एक कृषि प्रदेश दूसरे कृषि प्रदेश में रूपांतरित हो सकता है। अतएव उस उक्त कटु आलोचनाओं के बावजूद विश्व स्तर पर विटलसी के कृषि प्रदेश का विभाजन सर्वाधिक मान्य है तथा इनमें थोड़ा परिवर्तन कर विद्वानों ने अपना लिया। तो अब हम देखेंगे विश्व के कृषि प्रदेश, जिसको हम लाइन से देखेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला जो कि क्या है, चलवासी पशुचारण प्रदेश। यह कृषि प्रदेश अफ्रीका और एशिया में ऐसे स्थानों में प्रसरित है जहां वर्षा कम होती है या शीत के कारण फसलों का उत्पादन संभव नहीं है। फलतः पशुचारण ही मुख्य व्यवसाय है। यहाँ की किर्गिज, मसाई, बद्दू, लैप्स आदि खानाबदोश जनजातियाँ इस कार्य में लगी हुई हैं। पशु ही उनकी संपत्ति है और यह ही उनके भोजन एवं वस्त्र का मुख्य स्रोत है। इनके हथियार, आर्थिक यंत्र, आचार विचार आदि सभी पशुओं पर केंद्रित होते हैं। मरुस्थल में ऊंट, अर्धशुष्क क्षेत्रों में बकरी, भेड़, आर्द्र प्रदेशों में गाय, बैल, टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर, कैरीबाऊ, तिब्बत में याक आदि पशु पाले जाते हैं। इनका जीवन निर्वाह हेतु विविध रूपों में प्रयोग किया जाता है। इस प्रदेश में विषम जलवायु के कारण समस्त आर्थिक व्यवसाय पशु पर भी आधारित है। घास यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति है, लेकिन घासें भी इतनी कम होती है कि एक स्थान पर अधिक समय तक पशुओं को रखना संभव नहीं हो पाता। अतः परिस्थितियों से बाध्य होकर पशुचारक घास की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को अपने पशुओं के साथ अपने मकान जैसे कि तंबू जो है उसको लेकर स्थानांतरित हो जाते हैं। इसलिए इसे स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश भी कहा जाता है। स्थानांतरण दो प्रकार का होता है, एक स्थानीय और दूसरा ऋत्विक। जाड़े के दिनों में चलवासी पशुचारक एक क्षेत्र विशेष में ही केंद्रित मिलते हैं। नदियों के किनारे किनारे तथा वनों के छोरों पर इस अवधि में तंबू गड़े रहते हैं, परंतु इस समय भी घास की खोज में स्थानीय स्थानांतरण होता रहता है। बसंत या ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ ही बड़े पैमाने पर स्थानांतरण होता रहता है। शुष्क प्रदेशों में ये लोग पर्वतों की चारागाहों की ओर तथा टुंड्रा प्रदेश में उत्तर की ओर चल पड़ते हैं। इस समय छोटे छोटे झुंडों में ये लोग बिखर जाते हैं। जाड़े के आगमन के साथ ये पुनः नदी घाटियों एवं दक्षिण के वनों की ओर लौट आते हैं। इस प्रकार चलवासी पशुचारण का जलवायु, घास की उपलब्धता तथा जल की सुलभता से घनिष्ठ संबंध है। चलवासी पशुचारण प्रदेश में जनसंख्या का बहुत कम घनत्व मिलता है, क्योंकि इस व्यवसाय से अधिक लोगों का भरण पोषण नहीं हो सकता। यहाँ की सभ्यता पशुचारण की अवस्था में ही रुक गई है। इसके बाद के विकास के लिए न तो इनके पास साधन ही उपलब्ध हैं और न ही बौद्धिक शक्ति। इस व्यवसाय में निहित कठिनाइयों के कारण इनका जीवन भी कठिन होता है। संसाधन व्यापार की जननी है और इसका इनके पास अभाव है।
संभवतः यह आत्मसीमित हो गए हैं, अतः आत्मनिर्भर भी हैं। आधुनिक युग में इस प्रदेश का अर्थतंत्र बदलता दिखाई दे रहा है। जिन देशों में चलवासी पशुचारण में लगे कबीले हैं, उनकी सरकारें अब इनको नियंत्रित करने तथा स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न कर रही हैं। अब इसके बाद दूसरा है व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। व्यापारिक पशुपालन आधुनिक युग की देन है। इसका विकास यूरोप वासियों द्वारा ऐसे शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में किया गया जो कृषि के लिए अनुपयुक्त थे तथा पशुपालन के लिए यहाँ पर्याप्त साधन थे। सिर्फ उनके वैज्ञानिक प्रयोग का प्रश्न था। आधुनिक सभ्यता के साधन, तीव्रगामी परिवहन के साधन, रेफ्रिजरेटर आदि के विकास के साथ साथ बड़े पैमाने पर औद्योगिक नगर में वृहद जनसमूह जन्य पशु उत्पाद के मांग के कारण व्यापारिक पशुपालन अधिक विकसित हो गया। पश्चिम एंग्लो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अमेरिका के पैटागोनिया, ब्राज़ील के पठार, वेनेजुएला के शुष्क प्रदेश तथा दक्षिणी एवं पूर्वी अफ्रीका के पठारी प्रदेश में व्यापारिक पशुपालन के मुख्य क्षेत्र हैं। सोवियत रूस में कैस्पियन सागर के उत्तर पूर्व में जहाँ पहले चलवासी पशुचारण होता था, अब व्यावसायिक पशुपालन विकसित हो रहा है। इन प्रदेशों की कुछ विशेषताएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं। तो जिसमें से पहला है, इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। खाद्यान्नों की कृषि नगण्य होती है। दूसरा है, यहाँ पशुओं के पालन में क्षेत्रीय विशिष्टता पाई जाती है। मोटे तौर पर गाय, बैल, भेड़, बकरियाँ सर्वत्र पाली जाती हैं, किंतु क्षेत्र विशेष में प्रकृति प्रदत्त एवं मानवीय कारणों से पशुओं में भिन्नता पाई जाती है। उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका में गाय, बैल अधिक पाले जाते हैं, जबकि दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में भेड़ बकरियों की प्रधानता होती है। पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक विधि से की जाती है। पशुचारण उत्तम नस्लों के विकास, बीमारियों की रोकथाम, सुरक्षा व उपचार, पशुओं के पोषण के लिए विशिष्ट अल्फाल्फा घास व खाद्यान्नों की कृषि आदि अनेक उपाय अपनाए जाते हैं। चौथा है, इन प्रदेशों में चारागाह की व्यवस्था पर भी पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भूमि की उपलब्धता के कारण चारागाह विशाल क्षेत्रों में फैले होते हैं। बहुत से चारागाह 1000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल के होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चारागाहों का क्षेत्रफल और अधिक है। यहाँ साधारणतया 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के चारागाह पाए जाते हैं। कुछ 10,000 वर्ग किलोमीटर के भी हैं। अब पांचवा है, व्यापारिक पशुपालन अर्धस्थायी प्रकार की कृषि है। चारागाह में एक स्थायी घर होता है जहाँ चारागाह संबंधी सारे आवश्यक सामग्री उपलब्ध होते हैं। घर के आसपास कुछ ऐसे क्षेत्र पर खेती होती है। इन दोनों के समन्वय से कृषि की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहती है। और छठवां है, व्यापारिक पशुपालन का मुख्य उद्देश्य पशुओं से ऊन, मांस, चमड़ा आदि प्राप्त करना और उनका निर्यात करना है। औद्योगिक नगरों से अधिक दूर स्थित होने के कारण मांस भेजना अधिक कठिन होता है, इसलिए मांस वाले पशुओं को ही बाहर भेजने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इन पशुओं को नगरों के समीप भेजकर उन्हें कई महीनों तक मक्का आदि अन्न खिलाकर मोटा बनाया जाता है, जिससे पशुओं की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। उपरोक्त विशेषताओं के साथ प्रत्येक महाद्वीप में व्यापारिक पशुपालन विशिष्ट रूप में विकसित हुआ है, जिसमें से है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में व्यापारिक पशुपालन संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में होता है। यूरोपियन उपनिवेशकों के आगमन से पूर्व यहाँ रेड इंडियन आदिवासी वन भैंसा का शिकार करते थे। सर्वप्रथम स्पेनी उपनिवेशों ने यहाँ गाय, बैल एवं घोड़े पालने का व्यवसाय आरंभ किया। प्राकृतिक वातावरण की अनुकूलता तथा विस्तृत चारागाहों के कारण यहाँ पशुपालन विकसित होने लगा। रेल मार्गों तथा रेफ्रिजरेटर के आविष्कार के कारण मांस के निर्यात व्यापार की सुविधाएं सुलभ हुई। समीपस्थ मक्का पेटी से मक्का प्राप्त कर पशुओं को चारे के रूप में खिलाकर उन्हें हष्टपुष्ट किया गया। औद्योगिक तथा नगरीय विकास के साथ
मांग व खपत में भी वृद्धि होने लगी। इस प्रकार पशुपालन व्यवसाय उत्तरोत्तर प्रगति करता गया। इस प्रदेश में प्राकृतिक चारागाहों में गामा, वोफ्लो, हे घास, हाथी घास, बंच घास मिलती हैं। अधिकांश पशु मांस प्राप्ति के उद्देश्य से पाले जाते हैं। मैदानी भागों में मवेशियों की प्रधानता होती है तथा पर्वतीय व पठारी भाग में भेड़ एवं बकरियों की अधिकता होती है। उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूरुग्वे तथा वेनेजुएला में मवेशी पाले जाते हैं। अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था में मांस एवं ऊन पदार्थों के निर्यात का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पंपास क्षेत्र में मवेशी तथा पैटागोनिया में भेड़ पाले जाते हैं। यहाँ अल्फाल्फा तथा सूडान घास पशुओं के लिए उत्तम होती है। अर्जेंटीना के अतिरिक्त दक्षिण टेरा डेल फ्यूगो तथा फॉकलैंड द्वीप में भेड़ पालन अधिक होता है। यूरुग्वे में मवेशी पशु तथा भेड़ पालन की प्रधानता होती है। ब्राज़ील के दक्षिण भाग में पशुपालन का व्यापारिक रूप दिखाई पड़ता है, परंतु पशुओं में बीमारियां अधिक हैं। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ व्यापारिक पशुपालन अधिक महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया के कुल निर्यात पदार्थ में लगभग 60% पशुओं से प्राप्त होता है। आज ऑस्ट्रेलिया विश्व का 1/3 भाग ऊन और 1/4 मांस प्रदान करता है। यहाँ गाय बैल की अपेक्षा भेड़ों की प्रधानता अधिक है, जो अधिकांशतः पूर्व एवं पश्चिमी क्षेत्र में पाली जाती है। विस्तृत शुष्क प्रदेशों की उपस्थिति के कारण यहाँ बड़े बड़े चारागाह उपलब्ध हैं। पहाड़ी प्रदेशों में जलाशय बना लिए गए हैं और घास के मैदानों में पाताल तोड़ कुओं का प्रयोग किया जाता है। फलतः बड़े पैमाने पर पशुपालन कार्य होता है, परंतु यहाँ इसके विरुद्ध भी कई प्राकृतिक तत्व विद्यमान हैं, जिनमें टेक्सास फीवर एक ऐसी बीमारी है जो भेड़ों को नष्ट कर देती है। डिंगो नामक जंगली कुत्ते बहुत हैं जो पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। और न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में ब्रिगालो एक ऐसी वनस्पति है जिसके कारण अच्छी घासें नहीं हो पाती। फिर भी सरकारी देखरेख, नियंत्रण और सहयोग से उक्त तत्वों को समाप्त करने की चेष्टा की गई है और उनके स्थान पर बहुत अच्छी घासें लगाई गई हैं। फलतः यहाँ व्यापारिक पशुपालन उन्नत दशा में है। उसके बाद ये दक्षिण अफ्रीका के पठारी भागों में 900 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले भाग हैं तथा 25 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा प्राप्त करते हैं। पशुपालन के लिए अधिक अनुकूल सिद्ध हुए हैं। यहाँ मुख्य रूप से भेड़ें पाली जाती हैं। शुष्क स्थानों में काराकुल किस्म की भेड़ें पाली जाती हैं। बकरियों में मोहर जाति की बकरियां प्रमुख हैं। यहाँ निर्यातक वस्तुओं में स्वर्ण के बाद उनका स्थान है। अब इसमें है सवाना प्रदेश। अफ्रीका में सवाना के विस्तृत क्षेत्र हैं जहाँ गाय, बैल, भेड़ की अपेक्षा अधिक पाले जाते हैं, क्योंकि घासें इतनी लंबी और कड़ी होते हैं कि भेड़ पालना कठिन हो जाता है। यहाँ का यह व्यवसाय अभी तक पिछड़ा हुआ है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। इसमें से पहला है लंबी एवं कड़ी घासों का पाया जाना। दूसरा है घासों का लंबी शुष्क ऋतु के कारण शीघ्र सूख जाना। तीसरा है गर्मी में थोड़ी वर्षा के कारण जल की कमी होना। चौथा है चारागाह घिरे न होने के कारण पशुओं के नस्ल सुधरने में कठिनाई। पांचवा है परिवहन साधन कम विकसित होने के कारण पशु उत्पादों के निर्यात में कठिनाई। छठवां है ग्रीष्म ऋतु में पशुओं के लिए असहज तापमान होना। और सातवां है अनेक बीमारियों के कारण पशुओं की हानि होना। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक ही। आगे के जो कृषि प्रदेश हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।